नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी कि दंगल तो शुरू हो चुका है, लेकिन इस दंगल का विजेता कौन होगा? आज इसी सवाल पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ चुकी हैं। ऐसे में हर एक पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, चुनावी मैदान में उतरकर दमखम दिखा रही है। पश्चिम से लेकर उत्तर तक और दक्षिण से लेकर पूरब पश्चिम, अगर पूरे भारत की हम बात करें तो पूरे भारत में इस वक्त चुनावी माहौल है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं की सियासत गर्म है तो वो है यूपी की। यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती है और यूपी को लेकर हमेशा से ये कहावत है, सियासी कहावत है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी पर हर एक पार्टी का खासा फोकस है, लेकिन यूपी को लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने लगातार प्रत्याशियों का ऐलान तो कर रही है, लेकिन कई ऐसी हॉट सीट ऐसी है जहां बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, जिनमें रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज समेत कई तमाम ऐसी सीटें शामिल है। वहीं अगर हम विपक्षी दलों की बात करें, यानी कि इंडिया अलायंस की बात करें, तो इंडिया अलायंस में कई मौके ऐसे आए जब टिकट देने के बाद टिकट वापस लिया गया। समाजवादी पार्टी में लगातार हाय तौबा देखने को मिली। रामपुर की वो सीट थी जिस पर खुद जबरदस्त तरीके से हाय तौबा हुई, लेकिन उसके बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। ठीक ऐसे ही तस्वीर मुरादाबाद से भी निकल के सामने आई, जब मुरादाबाद में टिकट किसी और को दिया गया, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया और टिकट एक किसी दूसरे प्रत्याशी को घोषित किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है, धुआंधार तरीके से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच विपक्षी दल कहीं ना कहीं अभी भी चुनावी मैदान में उस हद तक सक्रिय नहीं है जितनी ज्यादा बीजेपी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे देश भर की जनता को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, रैलियों के जरिए संबोधित कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ बड़ी बात कही है वो सुनते हैं। छोटे किसानों के बैंक खातों में 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और भाइयों, एक तरफ सरकार के द्वारा बनाया गया बोर्ड उत्तर प्रदेश को आज देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तो बहनों और भाइयों, उस समय भारत दुनिया का 11वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक बार फिर कहा है कि अगर गारंटी को कोई पूरा कर सकता है तो वो है बीजेपी, और गारंटी हर एक बीजेपी जो करती है उसको पूरा करती है। वही सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं, पश्चिमी यूपी की जनता को साधने की कवायद कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वादों को पूरा करती है इसका भी जिक्र बखूबी किया। लेकिन एक सवाल यूं ही बरकरार है कि बीजेपी और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता तो चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन विपक्षी दल पूरी तरीके से सक्रिय कब होगा? विपक्षी दल अपनी एकता का परिचय देता हुआ तो दिल्ली में नजर आया, लेकिन चुनावी माहौल में खुद को कैसे और अच्छे तरीके से मजबूती के साथ प्रेजेंट करेगा, इसका अभी भी देश की जनता को इंतजार है। तो आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनय सिंह पन्नू साहब इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। वही मोहित दीक्षित जी, नेता कांग्रेस के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विनय सिंह जी से करते हुए। विनय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन
अक्सर देखा गया समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी टिकट की घोषणा करती है, प्रत्याशियों का ऐलान करती है, लेकिन इतनी ज्यादा हाय तौबा मच जाती है कि आपको अपने प्रत्याशी वापस लेने पड़ते हैं, किस नए प्रत्याशी को उतारना पड़ता है। तो ये कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव सर पर है। जो प्रत्याशियों की घोषणा होती है जी वो जनता के मूड को देख करके होती है कि जनता की स्वीकारता क्या है। जी अगर लगता है कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत है तो हम बदल सकते हैं, उसमें कोई नहीं। हमारे यहाँ हिटलर शाही है नहीं और हमारे यहाँ का हर कार्यकर्ता इस चीज को स्वीकार करता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी बुनियाद झूठ के नींव पे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में एक ही नारा, अगर तुम मुझे दोगे चंदा तो हम तुम्हें देंगे धंधा, और जो दोगे नहीं चंदा तो हम देंगे तुम्हें ईडी का फंदा। भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार इन सब के मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया है, जिस तरीके से महंगाई के तले जनता को दबाने का काम किया है, जिस तरीके से बेरोजगारों के छाती पे खड़े होकर के 400 पार का नारा लगाने का काम किया है, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान और अधिकार को छीन करके 400 पार का नारा लगा रहा है, जिस तरह से भारत के संविधान को छत छत करने के मंसूबे से 400 के नारे के साथ उतरे हैं, इस तरह से क्या जनता इन्हें स्वीकार करेगी? ये पूरी तरह से झूठ है, झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने मेरठ की रैली में कहा कि हम लोगों से पैसा छीन के गरीबों को देंगे। आपको भी याद होगा, इससे पहले भी इन्होंने 2014 में कहा था कि हम हिंदुस्तान में जितने भी काला धन रखने वाले लोग हैं उनसे पैसा लेकर के गरीबों में देंगे। फिर बाद में कहा नहीं ये तो जुमला है। राजस्थान में कहा हम 450 का सिलेंडर देंगे, फिर बाद में चुनाव खत्म हो गया, कहा हमने तो कहा ही नहीं। ये पूरी तरह से पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब इनका समय नजदीक है, इन्हें भी पता है, इन्हें भी समझ में आ चुका है कि इनकी अब नींव खसक रही है और जनता इनके झूठ को पहचान रही है। अब जनता चाहती है कि कम से कम ऐसी सरकार बने जो डेवलपमेंट की तरफ रहे। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट किया वो ऐतिहासिक डेवलपमेंट था। आज तक आप भी अगर आप देखेंगी तो आप कहेंगे कि ऐसा डेवलपमेंट कभी हुआ नहीं है। तो जनता अपने रोजगार को चाहती, शिक्षा को चाहती, चिकित्सा को चाहती, किसान अपने सम्मान को चाहते हैं, तो महिला अपने सम्मान को चाहती है। ये चीजें आज की सरकार में नहीं है। ये केवल झूठ बोलते हैं। टोटल इनके जितने भी मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, एक पे भी इन्होंने काम नहीं किया। आज हमारे देश की सरहद तक सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के साथ क्या हो रहा है? ये केवल 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में ले जा करके हमारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये अब होने वाला नहीं है। अब इनका समय निकट है और इन्हें पता है अब ये जाने वाले हैं, इसीलिए खड़बड़ाहट है और जबरदस्ती जिसको चाह रहे हैं ईडी और सीडी से चुनाव होता है। आप जनता के बीच में जाइए, अपने मुद्दों को लेकर के जाइए। आपने 10 साल के अंदर क्या किया जनता को बताइए। जनता अगर आपने काम किया तो जनता उसी को स्वीकार करेगी और आपको वोट देगी। जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता की एक उंगली चाहे सरकार को हटा सकती है, चाहे तो सरकार को किसी को बैठा सकती है। इनके नजर में जनता भी कुछ नहीं है। सबको जेल, सबको ईडी, चुने हुए लोगों को आप जो है जेल भेज रहे हैं। आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप किसी को भी जेल भेज देंगे। इस तरह से चुनाव होता है, इस तरह से लोकतंत्र है। लोकतंत्र के साथ ये ऐसे मजाक किया जा रहा है हिंदुस्तान में, पहली बार हुआ है और ये होने वाला नहीं है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब पीडीए की लड़ाई है, लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी छीनने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका भी आरोपों पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमार्क मैं मोहित दीक्षित जी से लेना चाहूंगी। मोहित जी देखिए, अब तो विनय सिंह पन्नू जी आपके सहयोगी कहलाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। बिन्नू जी, ठीक है। अब मैं मोहित जी से जवाब लेना चाहूंगी। देखिए मोहित जी,
ये बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं ना कि जनता के बीच पहुंचना चाहिए, जनता जनार्दन है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी के नेता और पूरी बीजेपी और एनडीए इस बीच ज्यादा सक्रिय है, लेकिन आपकी सक्रियता धरातल पर उतनी नजर नहीं आ रही है। मैं बिन्नू भैया की बात को ही आगे बढ़ाते, उन्होंने सारी बातें तो लगभग कह दी हैं। जी मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है? जी, मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज ये आवाज की प्रॉब्लम को ठीक किया जाए मोहित दीक्षित जी के। जी तो बात वही है, जब नरेंद्र मोदी जी मंचों पर या भाजपा सक्रिय होकर के क्या मुंह लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, जनता उनको सुनना नहीं चाह रही। जनता उनसे पूछ रही है, जो आपने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था 2014 में हम बेरोजगारों को, और उसके बाद बेरोजगारी के 45 साल के सबसे पुराने रिकॉर्ड पे लाकर खड़ा कर दिया। आप आज 35 रुपए और 40 रुपए पेट्रोल डीजल देने जा रहे थे, आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल पहुंचा दिया। आज गैस का चूल्हा जब हमको 450 में मिलता था तब आप महंगाई बताते थे, आप 1100-1200 रुपए का सिलेंडर देने लगे, तो महंगाई कहां पर चली गई। जब शिक्षा को लेकर के जाएंगे तो छात्रवृत्तियां लगातार बंद हुई हो, चाहे वो दलितों की हो, चाहे वो पिछड़ों की हो, चाहे सामान्य गरीब बच्चों की हो, तो लगातार शैक्षिक रूप से उनकी लगातार गिरावट आई। छात्रवृत्तियों को लेकर के नई वैकेंसियां निकालने को लेकर के हो, चाहे बड़े बड़े संस्थान बना दिए हो दिखावे के लिए, कहीं पर भी आज भी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो दिल्ली का एम्स ही याद आता है। तो एम्स और आईआईटी के टक्कर देने के लिए आज तक जो जवाहरलाल नेहरू के संस्थान थे, उस समय के संस्थान थे, उनके टक्कर के एक भी संस्थान पिछले 10 सालों में नहीं बना पाए नरेंद्र मोदी जी। केवल और केवल एक काम कर पाए कि 16 लाख करोड़ रुपए वो अपने पूंजीपति मित्रों को देने के बाद माफ कर दिए हैं, भूल गए हैं, वेव ऑफ करवा दिया है 16 लाख करोड़। और यहाँ पर आकर के 500-500 रुपए जो किसानों को सम्मान राशि के लिए अपने को प्रचारित करते जाकर के, तो आज किसान पूछेगा ना कि जब आपने हमें आय दुगनी करने की बात करी थी तो एमएसपी देने का भी प्रावधान था उसमें। स्वामीनाथन जी को अगर आप भारत रत्न देते हो तो स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को कब लागू करेंगे आप हमको। तो इन सब चीजों को जब आप मंचों पर तो बात कर नहीं पाएंगे इन सब चीजों की, तो धरातल पे इन सब चीजों को करने के लिए बड़े बड़े स्टेज, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपने ईडी आईडी और सारी संवैधानिक संस्थाओं का दोहन करके उगाही करी है, वसूली करी है, तो आपके पास पैसा है। अगर आप बड़े बड़े मंच लगा सकते हैं, बड़े बड़े चीजें कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े वादे, खोखले वादे अब सिद्ध हो चुके हैं, तो उनसे जनता के दिलों को नहीं जीत सकते आप। अच्छा तो मोहित जी, आप आरोप तो बहुत बड़ा लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, कितनी बार आप जनता के बीच पहुंचे, ये तमाम खामियां आपने जनता को गिनाई है, इसका जवाब चाहूंगी। नहीं, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा लगातार 4 महीने चली है, लगातार 4 महीने पैदल चले हैं, 4000 किलोमीटर लगातार पैदल चले, 2 महीने वो 6000 किलोमीटर। तो आप इन सब चीजों को अगर मोदी जी के आगे, मोदी जी देखिए हवाई जहाज में बैठकर उड़कर मंचों पहुंचकर हवाई बातें करना बहुत आसान है, जनता के बीच जाकर संवाद करिए। मोदी जी की हिम्मत हो तो एक रैली, एक रोड शो जरा जनता के बीच जाकर के जनता के बातों करके देखे, उनको जनता की हकीकत, जनता जब उनके मुंह पे बयां करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जिस आदमी में, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं, जनता को जवाब देने के सवालों को लेने की हिम्मत नहीं उस व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी, क्या गारंटी आज की तारीख में। मोदी की गारंटी माने बिल्कुल फ्लॉप जुमला चीज है, जो पूरी होनी ही नहीं है, वही मोदी की गारंटी होती है। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं ना कि मोदी है तो गारंटी के पूरा होने की गारंटी है, लेकिन अब उसी गारंटी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए थे वो धरातल पर कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और आपके पास कोई मुद्दे नहीं है अब जनता के बीच जाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, जनता ने जिस प्रकार से विश्वास जताया है, तो मोदी जी की गारंटी पर भी उसी प्रकार से जनता ने विश्वास जताया है। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने वादों को पूरा किया पहले, या अब तक के किसी सरकार ने वादों को नहीं पूरा किया है। ये बात दक्षिण भारत के तमाम अखबार और मैगजीन से लेकर के और दुनिया देश के अखबार इस बात को लिख रहे हैं। इन लोगों का ज्ञान अल्प ज्ञान है। ये देखिए, गंगा में कितना पानी बह गया, लेकिन अभी ये लोग लकीर के फकीर वहीं पीट रहे हैं। ये अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि झूठ झूठ झूठ। इन्होंने 2-4 मिनट में 40 बार झूठ 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 कहा। तो यही बात इन्होंने 2022 में कहा तो जनता ने इनको पटक दिया।
यही बात उन्होंने 2019 में कहा, जनता ने इनको केवल 5 सीट दिया। उसके बाद 2017 में इन्होंने यही झूठ बताया, तो जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब सवाल यह है कि ये लोग वही बात कर रहे हैं जो 2016-17 के चुनाव से बार बार इनके पास कुछ कहने को है नहीं। एक एक आदमी की गारंटी लेना, एक एक आदमी के स्वास्थ्य और शिक्षा और भोजन की व्यवस्था करने की गारंटी लेना मामूली बात थोड़ी है। ये लोग क्या जाने कि शिक्षा, रोजगार और भोजन व्यवस्था और जो सार्वजनिक प्रणाली क्या है। इन लोगों को तो लूटने में मजा था। इनके पास तो केवल एक ही उद्योग था, अपहरण उद्योग, उसके बाद से ट्रांसफर उद्योग। तो जो ट्रांसफर उद्योग वाले लोग हैं, अपहरण उद्योग वाले लोग हैं, उस तरह से सरकार चलाते थे, वो क्या जाने कि किस प्रकार से लोगों को गारंटी दी जानी चाहिए और दी जाती है। एक बात। दूसरी बात कि ये बेरोजगारी पे बात करते हैं, रोजगार मिलना चाहिए। इन्होंने तीर मार लिया था अपहरण उद्योग और ट्रांसफर उद्योग करके, रोजगार की से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां संजय सिंह को जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद को बड़ी राहत मिली है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है। दिल्ली शराब कांड में संजय सिंह लगातार जेल में बंद थे, लेकिन अब उनको जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। ये सिर्फ संजय सिंह को जमानत नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत को मंजूर किया गया है, यानी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो वहीं अब दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल के बाहर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया है और ईडी ने जमानत का विरोध तक नहीं किया है। ईडी की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राहत दी है, तो ईडी ने विरोध नहीं किया है। ईडी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी याचिका दायर नहीं की है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। ये राहत सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि शराब कांड मामले में जहां एक तरफ स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं अब उसी शराब घोटाले में लगातार जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वापस अपनी चर्चा का रुख करेंगे और अब एक छोटा सा रिमार्क मोहित दीक्षित जी से चाहूंगी। देखिए मोहित जी, अभी ये बहुत राहत वाली खबर है क्योंकि आपके सहयोगी हैं संजय सिंह, जिनको बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब वापस अपनी चर्चा का रुख करेंगे। देखिए लगातार शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे हैं। अगर हमने जनता के लिए काम नहीं किया होता तो 2019 में और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जनता हमें मौका नहीं देती। तो किस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि अब जो इंडिया अलायंस की आंधी है, इसमें एनडीए पूरी तरीके से साफ हो जाएगा? नहीं मालूम है कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था जी। 2022 को लेकर के आप 2024 का आकलन करेंगे तो 2024 में आपको पूरे देश में लड़ना है, और वहां पर 22 में योगी जी का चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, मोदी जी के चेहरे पर अब आए हैं। 2019 का चुनाव आपने ईवीएम और पुलवामा के बहाने जीत लिया, वो अलग बात है, लेकिन जिस माध्यम से आपने रफेल की जांचें रोक रखी हैं, पेगासस की जांचें रोक रखी हैं, और अभी ईडी और सीबीआई के दम पे देखिए, आपने अभी बताया कि संजय सिंह को छोड़ दिया गया। पता नहीं क्या चल रहा है इस देश में, कब किसको पकड़ा जाएगा, कब किसको छोड़ा जाएगा, कहां से स्क्रिप्ट आ रही, कहां से जाके प्रस्तुत हो रही है, कब सुप्रीम कोर्ट में अपोज करना है, कब सुप्रीम कोर्ट में चुप रहना है। ये ईडी का बिल्कुल बना दिया इन्होंने, बिल्कुल एक मजाक बना दिया देश की इतनी प्रतिष्ठित संस्थान को। तो इन सब चीजों का जवाब तो 2024 में नरेंद्र मोदी देश में घूम के लेंगे ना, तब पता चलेगा आकर के। 2024 में तो 14 में तो आप धोखे से और झोंके से चले आए थे, लेकिन जब आपकी कलई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है, तब आपको बताना पड़ेगा। अब जवाब लेने लोग खड़े हुए हैं, अब तभी जवाब देने के लिए आज तक नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ नहीं कर पाए। आप लोगों को जवाब नहीं देते हैं, केवल संस्थानों में आते हैं, मीडिया संस्थानों में बैठकर वहां भी भाषणबाजी करते हैं, वहां भी स्टेज उनको लगा मिलता है, वहां भी अपनी भाषणबाजी करते हैं, और अनबंटेशन इधर उधर जो फेंकना होता है फेंक देते हैं। 2047 तक का व्यू दे देते हैं, लेकिन 2027 की बात नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के आज जनता अगले दिन के बारे में उनसे जवाब पूछने जा रही है।
कुछ नहीं होने वाला इस बार, चाहे तिवारी जी जितना बोल ले। आज नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। जो भी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता है उसकी क्रेडिबिलिटी शून्य मान ली जाती है। आज कहीं ना कहीं जब जनता जब देखेगी कि लगातार केजरीवाल को अंदर कर रहे हैं, फिर संजय सिंह को क्यों अंदर किए थे इतने दिन तक, कोई जवाब नहीं होगा। अगर आपको संजय सिंह के खिलाफ सबूत मिल रहे थे, क्योंकि संजय सिंह संसद में आपके खिलाफ मुखर होकर जवाब दे रहे थे। पहले तो आपने संसद से उनको निलंबित किया, फिर उसके बाद इन सब कांडों में, जिस कांड में खुद आपकी भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बंद के माध्यम से उस गवाह से पैसे लिए 60 करोड़ रुपए, उन बातों पे जवाब ही नहीं आता, ना भाजपा का ना आएगा। जिन पुल निर्माण करने वाली कंपनियों के पुल गिर गए, मोरबी पुल गिर गए, उनके पैसे लिए बैठे। ऐसी दवाइयां बनाने वाली, जो कोरोना में भी रेमडेसिविर दवा का हम लोगों ने नाम सुना, जो 5-6 हजार की दवा थी, वो लाखों के रुपए में पैसों में मिल गई, उससे चंदा लिया इन्होंने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल के माध्यम से। तो ये ना जनता के स्वास्थ्य के टाइम भी ये दवाओं, नकली दवा बनाने वाली कंपनियों से पैसा ले रहे थे। डिफाल्टर जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी उनसे पैसा ले रहे थे। तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जनता के लिए? ये बिल्कुल नहीं सोचते, ये केवल और केवल अपने पूंजीपति साथियों के लिए सोचते हैं, उनको कैसे दुनिया का नंबर 1, 2, 3 बनाया जाए। आज की हालत ये हो गई है, 70% लोग के पास, 70% पर जो संपत्ति है देश की, वो केवल 1% लोगों के पास है। और जो 30% लोग हैं, वो इतने गरीब असहाय घूम रहे हैं कि उन्होंने केवल राशन के मोहताज कर रखा है। 5 किलो राशन देने का जो ये जब ढिंडोरा पीटते हो, उस पर ही बता दूं, अगर 80 करोड़ को ये राशन दे रहे होते तो आज कहीं ना कहीं हर दूसरा आदमी देश का इनके राशन पे पल रहा होता। आज स्वावलंबी भारत है यहाँ पर हर आदमी अपने राशन से जिंदा है। ये कुछ लोग हैं जो राशन देने का काम करने का ढिंडोरा पीटते हैं, वो भी राशन कहीं ना कहीं उसकी भी दलाली करके इधर से उधर पैसा लेने की काम करते हैं। ये भाजपाई जो छोटे नेता होते हैं, वही नीचे स्तर पे उनका पैसा ले रहे होते हैं। लेकिन ठीक है मोहित जी, ठीक है, मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ कि आप लगातार कमियां गिना रहे हैं, लेकिन देखिए विनय सिंह जी, ये ऐसे डिबेट में बैठ के, चर्चाओं में बैठ के कमियां गिनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, जनता को भी तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन जनता को आप बताते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर देने से, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर देने से, नाकामियां बताने से तो काम नहीं चलेगा। शायद आप भी मानते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 31 तारीख की रामलीला मैदान की रैली देखी होगी, इसके बाद ही भाजपा के जी विनय जी, ठीक है, मैं वापस रुक करूंगी आपका मोहित जी, लेकिन विनय जी मेरे सवालों का जवाब चाहूंगी। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो उसे चाणक्य कहा जाता है। आज जब कोई झूठ बोलता है तो लोग ये कहने लगे नैरेटिव बन गया, मोदी हो गए हो क्या। तो प्रधानमंत्री जी का जो पूरे देश में जो छवि है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले व्यक्ति है। अगर कोई आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो पब्लिक यही करती है जरूर कोई भ्रष्टाचार होगा, जब वॉशिंग मशीन में धुलने जा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की छवि इस टाइप की हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का गढ़ एक अड्डा हो गया है, एक संगठन गिरोह हो गया। यह केवल वसूली कर रहे हैं पूरे देश में घूम के और कुछ नहीं। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जितनी भी करप्ट कंपनियां हैं, जितने भी अवांछनीय लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा लेकर के उनके ऊपर से सीबीआई और सीआईडी का हटाने का काम ये सरकार कर रही है। तो यह इस तरीके से वसूली पूरे देश में चल रही है। पूरे देश को ये 2-3 लोगों के हाथों में गिरवी रख दी है। आज पूरा देश देख लीजिए किसके हाथों में है, किस उद्योगपति के हाथों में है। पूरा देश कौन चला रहा है? आज किसानों के भी को छीनने का काम यह पूंजीपति कर रहे हैं। आज देखिए कि जो खाद था वो 45 किलो से 40 किलो हो गया, दाम जो है बढ़ाए जा रहे हैं और मटेरियल घटाए जा रहे हैं। चोरी आप देखिए कि फास्टैग अभी चल रहा था सरकार के द्वारा, तो पेटीएम को बंद किया गया फास्टैग से, तो 150 रुपया फास्टैग में सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो 150 रुपया वापस नहीं किया गया। और वह आप दूसरा फास्टैग में तो 10 करोड़ पेटीएम फास्टैग बंद हुए, तो सरकार ने कितना रुपए की धन उगाई। ये तरह तरह से प्लान बना करके केवल जनता के पॉकेट में हाथ डाल करके पैसे निकालने का काम कर रहे हैं। और बेरोजगारों की हालत सभी लोग देख ही रहे हैं, किसानों की हालत सब लोग देख ही रहे हैं, किस तरीके से बेरोजगार आज परेशान है। आज नौकरी है नहीं। अगर नौकरी की बात करो तो भाजपा के लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरियां सभी लोग करेंगे, तो जरूरी है सरकारी, तो जैसा सरकारी नौकरी करेंगे
वही सरकारी नौकरी के अधिकारी हैं। जनता जिनके माँ बाप ने अपने जो है खेत से गेहूं बेच के बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार किया है कि हमारा बेटा पढ़ेगा, फिर कंपटीशन देगा, सरकारी नौकरी पाए, उसके सपनों का क्या हुआ? अमित शाह के सपने साकार होने चाहिए। उनका लड़का जो है बीसीसीआई का सचिव हो जाएगा, वह सरकारी संसाधनों का जो उपयोग करेगा, और जनता का क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की पाठशाला है। यहाँ पर झूठ, फ्रॉड, भ्रष्टाचार का एक भंडार है, और जनता जान रही है। पूरे देश में नैरेटिव है कि अगर झूठ बोलने वाली मशीन कोई है तो मोदी है। ठीक है, झूठ बोलने की मशीन कोई मोदी है। शशिकांत तिवारी जी, आप पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं, तमाम कई आरोप लगे, उनके जवाब। और आज एक और सवाल आपसे रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो बरगलाने का काम कर रही है। जनसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का तो काम ही है कि तुष्टीकरण और बरगलाना, इसी नीति पे वो देश में 70 साल वो राज की है, और तुष्टीकरण को इन्होंने प्राथमिकता पे रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर जैसे राज्यों से हिंदुओं को वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा, लेकिन इनके जरा सा जू नहीं रहेगा। ये लोग तुष्टीकरण और बरगला के देश को राज किए, एक बात। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी के साथी बार बार झूठ और रोजगार का रोना रो रहे हैं, तो इनके जब मुलायम सिंह परिवार के सारे लोग जब विभिन्न मंत्री पदों पे बैठे थे और सांसद और तमाम आयोग के अध्यक्षों के रूप में और मंत्री के रूप में जब बैठे थे, तो सारे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को इन्होंने सरकारी नौकरी दे दिया था। ये वो पार्टी है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियों का नाम लेकर के, और जिस प्रकार केजरीवाल उसी रामलीला मैदान में कहते थे कि इनको जेल में होना चाहिए, आज ये सभी लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर के केजरीवाल को कह रहे हैं कि जेल के बाहर आना चाहिए। कितनी हास्यास्पद देश के सामने ये लोग तस्वीर पैदा किए हुए हैं कि उसी रामलीला मैदान में वीडियो निकाल लीजिए जहां कांग्रेस के लोगों को कहते थे केजरीवाल कि इनको सबको जेल में डाल देना चाहिए। वही कांग्रेस, वही समाजवादी और सारे लोग इकट्ठे होकर के कह रहे हैं केजरीवाल बेचारे को बाहर आना चाहिए, उसको बेचारा बता रहे हैं सिंपैथी। भाई क्या हो गया है? आपस में कौन से गलबैया ये लोग कर रहे हैं? देश के सामने कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं और मौसेरे भाई बनने का कवायद कर रहे हैं? देश जानता है इन लोगों के बातों में। असल में जनता में, आपने पूछा कि जनता में क्यों नहीं जा रहे, तो उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। जनता में जाएंगे, जनता इनको सुनने को तैयार नहीं, तो क्या जाएंगे? कौन सुन रहा है? जवाब तो देने दीजिए। इनके नेता जहाँ जाएंगे वहां सुनेगा कौन? जवाब कहाँ है इनके पास? तो इनको जब सुनने वाला कोई नहीं है, न उत्तर प्रदेश में है न देश में है, कौन सुन रहा? और देख लीजिएगा, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो बाहर हो गई कांग्रेस। एक सीट, रायबरेली भी एक सीट नहीं आने वाली है, और समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की दशा को प्राप्त हो चुकी है। जनता ने मोदी और योगी जी को हाथों हाथ लिया है। मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जनता ने कमर कसा है। उत्तर प्रदेश के सारे सीट सहित पूरे देश से 400 सीट से पार आ रहा है, और इन पार्टियों के करतूत को जनता भूली नहीं है। जनता भूली नहीं कि किस प्रकार से देशद्रोही जितने वाकया होते थे, उसमें किस प्रकार ये लोग पीछे से अपराधियों को छुड़ाने का काम करते थे। चाहे वो देश के तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारा लगाने वालों को इन्होंने अपने साथ ले लिया। इन्होंने गाय काटने वालों को अपने साथ ले लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को साथ में ले लिया। जितने बम फोड़ने वाले थे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में रेलवे स्टेशन और कचहरी बम फोड़ते थे, वो सब इनके पदाधिकारी और शशिकांत तिवारी जी, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप इंडिया अलायंस पे लगा रहे हैं? क्या कोई सबूत है क्या आपके पास? क्या आप मतलब इंडिया अलायंस एक बड़े हर एक प्रदेश के बड़े बड़े दल उसमें शामिल है, किस आधार पर आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि दंगाई है इंडिया अलायंस में, बम फोड़ने वाले हैं इंडिया अलायंस में? अरे बम फोड़ने वाले मैं नहीं कर रहा हूं, उनके अपराधियों को ये बचाने का आप निकाल लीजिए। ये उसको बचाते थे, सरकार से छोड़ते थे, जिनका नाम आता था उसका अपराध ये वापस लेते थे। ये जब उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे थे, जो अयोध्या दंगा और जो अयोध्या में बम फूटा था, लखनऊ में बम फूटा था, जिन लोगों का नाम आया उनका केस वापस किसने लिया? किस सरकार ने वापस लिया?
बिल्कुल ठीक है। विनय आप सिंह जी, पता आप करिए। भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, ये लेकिन नाम देखिए वापस लेने का मतलब साफ तौर कि पर कह रहे ये हैं तो कि आप लोगों ने तो खुद अपराधियों को बचाया है, फिर आप किस बिनाम पे उन पे आरोप लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री किससे ने सवाल यह कहा पूछे? था अजीत हमसे? पवार को 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी कहा था कि नहीं, आप ही बता दीजिए। प्रफुल्ल पटेल को क्या कहा था? यही असम के मुख्यमंत्री है, इनको क्या कहा था? आज किसकी गोद में खेल रहे हैं? तो भ्रष्टाचार का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी। तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आज जाकर के मौज। मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा एक फंडा है, एक ही चीज कहना है, तुम मुझको दोगे चंदा तो हम देंगे तुमको काम करने का धंधा, और नहीं दोगे चंदा तो हम ले आएंगे ईडी का फंदा। ये शासन चोर गिरोह अली बाबा का शासन है। यह गिरोह अली बाबा का है। इसमें अली बाबा बाकी 40 यही जानते हैं कौन है। सब वही है, कोई जनाधार नहीं है। किसके पास जनाधार है? अच्छा विनय सिंह जी, राजभर के पास है। बीजेपी तो आज जानती है लेकिन जनता नहीं जानती ना। आप जरा मुखर होके बताइए किसको किसको आपने ये उपाधि दी है? आपके अजीत पवार, आपके प्रफुल्ल पटेल, असम के मुख्यमंत्री, इनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने ही कहा था कि भ्रष्टाचारी हैं। आज किसके गोद में है? किसकी गोद में है? आखिर कैसे? क्या वो केस खत्म हो गया? आज चैनी महाराज जिन्होंने कैसे किसानों के ऊपर गाड़ी चला करके मार डाला, आज किसकी गोद में है? 2 महिलाओं को कानपुर में जिंदा जला दिया भारतीय जनता पार्टी के शासन ने। कौन लोग हैं? आज हाथरस की बेटी को क्या न्याय मिल गया? कौन लोग हैं? ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये दुराचारी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को फंसे देती है, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा है और देश के साथ आज जो खिलवाड़ हो रहा है, आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अब देख लीजिए चाइना कहाँ पे खड़ा है। ये लोग झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोल करके उसके पीछे छिपने का, राम का नाम लेकर के उसके पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। अरे विनय सिंह जी, अब तो आप इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को थोड़ा मानिए। उन्होंने कहा है धार्मिक मुद्दों पर बोलने से बचिए। भाई भगवान का नाम क्यों चुनाव में आ रहा है? क्यों आप चर्चाओं में नाम ले रहे हैं? कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो आप सम्मान करें। क्या मोहित दीक्षित जी, शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि आप लगातार मजबूत हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन हम यूपी में 80 सीटों के लिए तैयार है, क्योंकि आपके पास तो अपने गढ़ को बचाने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने रायबरेली का भी जिक्र किया, अमेठी का भी जिक्र किया है। मासूम है वो भी मोदी जी की बातों में फंस जाते हैं। अब जब ये बात करते हैं आतंकवाद, टेरर फंडिंग करने वाले व्यक्ति को असीम अरुण जी ने, जिनको टेरर फंडिंग केस पकड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है। गाय माता को बोल रहे तो बीफ की जो सबसे बड़ी कंपनी है उससे भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही होती है। आप जब उरी का कांड होता है तो उसके बाद ISI जो पाकिस्तान की कंपनी है उसको भारत में रेड कारपेट वेलकम करते हैं और उसको जांच करने को बोलते हैं कि आप आकर पठानकोट में जांच कर लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है। आज चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रही है, जिस पर बोलने की हिम्मत, चाइना का नाम लेने की हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति में नहीं है। रही बात जनता के लिए, जब इनको ये लग रहा है 70 साल कांग्रेस के रहे तो 70 साल जनता के विवेक पर प्रश्न लगा रहे हैं कि वो तुष्टीकरण और इस तरीके की नीतियों से 70 साल, तो 70 साल देश ने अगर कांग्रेस को चुना है तो देश की जनता के खिलाफ ये बात कर रहे हैं कि देश की जनता के विवेक पर प्रश्न लगा रहे हैं। तिवारी जी का भोलापन इससे ही समझ में आता है। वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को, जो अपने खुद इनकी पार्टियों में गलत हो रही है, उस पर नहीं ध्यान दे पाते हैं और लगातार भ्रष्टाचारियों को बोलने के बाद, भ्रष्टाचारी बोलने के बाद हम तो मंच साझा कर रहे हैं। आप तो उनको अपनी पार्टी की सदस्यता दिला करके पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और जाने क्या क्या बड़े पद दे रहे हैं और वो भ्रष्टाचारी पद पा रहे हैं। आप जैसे मासूम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केवल उनके लिए मेज, कुर्सी और दरी लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं तिवारी जी, आप मासूम है भाई। आप भारतीय जनता पार्टी, ये जो पूंजीपतियों की सरकार मोदी और शाह की है, इसके बहकावे में फंसे हुए हैं। जिस दिन आप इससे निकलेंगे, आप खुद भारतीय जनता पार्टी की खामियों को देखेंगे कि किस तरीके से इन गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षक बने बैठे हैं, इन्होंने किस तरीके से देश को लूटने का लगातार काम चालू कर रखा है। और ये काम इस 2024 के चुनाव में जनता
कहीं ना कहीं दिखाने जा रही है। वो व्यक्ति लेकिन देखिए, अब आरोपों से कुछ नहीं चलेगा, अब धरातल पर उतरने की बारी है और मुझे लगता है कि अब विपक्षी दलों को भी धरातल पर उतरकर जनता के बीच पहुंचना चाहिए। फिलहाल धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो चुनाव अब बहुत नजदीक है, 19 अप्रैल को पहले चरण की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और इस पहले चरण में यूपी की भी 8 सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे। और ये जो 8 सीटें हैं ये सीधे पश्चिमी यूपी से आती है, जहां इस वक्त बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार कर रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में जनता के बीच हुंकार भरते हुए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने तमाम दलों पर आरोप भी लगाए थे, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था। तो वहीं दिल्ली में भी इंडिया अलायंस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन बीजेपी धरातल पर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, सक्रिय हो चुकी है। लेकिन अभी जो विपक्षी दल है वो सीटों के बंटवारे के कश्मकश में फंसे हुए हैं। सीटों का बंटवारा जिन प्रदेशों में हो चुका है वहां पार्टी अपने प्रत्याशियों को तय नहीं कर पा रही है और अगर प्रत्याशी तय हो जा रहे हैं तो नामांकन दाखिल करने से पहले प्रत्याशियों के नामों में अदला बदली हो जाती है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब विपक्षी दल कब सक्रिय होंगे या फिर सीटों के बंटवारों में, सीटों के कश्मकश में ही फंसे रह जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।